हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट अपनी जो क्लास चल रही थी और इसके अंदर दोस्तों आप देखो जो टॉपिक्स लेके आया हूँ मैं आरटी एक्ट का 2009 का फिक्स है। आपके एक क्वेश्चन आपके 100% आपके आरटी एक्ट में से आता ही है। और आप देखोगे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आरपीएससी पर डिपेंड करता है, अब कितने क्वेश्चन आते हैं आरपीएस, लेकिन जो अब तक जितने भी एग्जाम हुए उसमें 2% आपके आरटी एक्ट 2009 में से लेके आया है। और बिल्कुल इजी इजी से इजी इजी क्वेश्चन पूछा है। धाराएं पूछी है, कौन कौन सी आपकी धारा है वो दोस्तों मेन है। इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो 10 से 15 20 से 20 मिनट की वीडियो होगी। 20 से 25 मिनट के अंदर आपका पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा आरटी एक्ट का, ताकि चीजें आप क्वेश्चन वहां पे आराम से सोल्व कर सको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरटी एक्ट 2009। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जल्द ही आपकी जो डेट है वो 23 तारीख है, और इसलिए कहता हूँ लास्ट जो टॉपिक अपने रहेगा उसका फटाफट आपको क्या करना है, रिवीजन आपको यहाँ पे करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। टॉपिक का नाम आपको पता ही है, आरटी एक्ट 2009। 2% पक्के हैं आपके, और स्कूल मैनेजमेंट ये आपकी क्लास है। चलते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। थ्योरी से पढ़ते हैं सबसे पहले। आपकी मेन मेन चीज आपको दे ही रखा है, और ये मैं मानता हूं कि अगर इसको आप देख के चल जाओगे तो आपको पूरा रिवीजन, एक क्विक रिवीजन की एक जिसे बोलते हैं रिवीजन, क्विक रिवीजन आपका यहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लेके आते हैं, हाँ, तो ये अपना टॉपिक है आरटी एक्ट 2009, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये अपना टॉपिक है। चलते हैं सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, इसकी बेसिक सी है। इतिहास पढ़ते हैं तो 1910 के अंदर आप देखोगे कि 1910 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले, क्या है नाम, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने निःशुल्क शिक्षा की मांग यहाँ पे सबसे पहले जिसने मांग की थी, किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने निःशुल्क शिक्षा की मांग की 1910 के अंदर। 1937 के अंदर वर्धा योजना आती है गांधी जी की, और कहते हैं कि गांधी जी ने बुनियादी किसकी, बुनियादी शिक्षा की यहाँ पे मांग की थी। फिर दोस्तों बात करेंगे 1950 आता है, और जैसे संविधान लागू होता है उसके बाद में आप देखोगे आर्टिकल 45 के तहत राज्य तथा राज्य द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। इसके अंदर किया गया। उसके बाद आप देखोगे कि 1990 के अंदर राममूर्ति कमेटी बैठती है। इस कमेटी के द्वारा आप देखोगे कि शिक्षा के जो अधिकार है उसका प्रथम आधिकारिक रूप से दस्तावेज यहाँ पे पेश यहाँ पे किया जाता है। दोस्तों फिक्स है, आप देखोगे कि आरटी एक्ट से क्वेश्चन जब आप पेपर आएगा उसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आपके 100% यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये सबसे बड़ा टॉपिक आपके दे रखा है ये। फिर दोस्तों 1992 के अंदर यूएनए के द्वारा आप देखोगे कि बाल अधिकारों का चार्टर यहाँ पे घोषित यहाँ पे किया जाता है। फिर 99 के अंदर आप देखोगे तपस मजूमदार कमेटी बनती है, और कहते हैं कि इसकी अनुशंसा पर ही 86वें संविधान संशोधन के तहत कब आप देखोगे कि 2002 के अंदर एक आर्टिकल बनता है 51 के है, जिसके अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। एक दोस्तों आर्टिकल बनता है 21 के यानी 21 के, इसके अंदर दोस्तों आप देखोगे मूल अधिकारों में शामिल यहाँ पे इसको किया जाता है। ये आपको याद रखना है। एक तो अनुच्छेद 51 के और एक आर्टिकल 21 के। ये दोस्तों आपका कौन से संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 के अंदर। आगे चलते हैं सबसे पहले, हाँ, फिर दोस्तों आप देखोगे कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से मंजूरी मिल जाती है। उसके आप देखोगे 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से मंजूरी मिलती है, जबकि 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति उस समय थे प्रतिभा पाटिल जी, उसके द्वारा आप देखो अंतिम रूप से इनको मंजूरी मिल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये यही है सबसे इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण भारत में लागू आपके हो जाता है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान अपने दे रखा नहीं सिलेबस में, आपके भारत ही मेन, तो भारत ही दे रखा है। और कहते हैं 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाता है, और कहते हैं कि 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से लागू होता। कब होता है, 2011 के नाम से लागू होता। कब होता है, 1 अप्रैल 2011 को। तो ये आपको अच्छे से रिवीजन अच्छे से कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख के जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो राजस्थान, एक तो भारत वाला, और एक आपको याद रखना है ये वाला। ये दो चीज तो आपको याद करके जाना है। आगे चलते हैं। फिर अब देखेंगे आरटी एक्ट 2009 की संरचना। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं, आप देखोगे 7 अध्याय है। धारा कितनी है, तो धारा आप देखोगे 38 धारा है। और अनुसूची कितनी है, एक आपके यहाँ पे अनुसूची है, कितनी, एक अनुसूची है। कुल अध्याय 7 है, कुल धाराएं 38 है आपके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अब दोस्तों देखिए कौन कौन सा अध्याय। सबसे पहले अध्याय 1 के अंदर प्रारंभिक परिचय है, जो धारा 1 धारा 2 दे रखी है। अध्याय 2 के अंदर आप देखोगे कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम है, जो कि धारा 3 से लेकर धारा 5 दे रखी है इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट धारा अध्याय 3 है, जिसके अंदर समुचित सरकार है, स्थानीय प्राधिकारी है, वह माता पिता के कर्तव्य है। धारा 6 से लेकर 11 धारा 11 तक दोस्तों आपको देखोगे कि ये कंप्लीटली धारा 3 के अंदर आपके दे रखा है। उसके बाद आप देखोगे हाँ, धारा 4
धारा 4 सबसे बड़ा, तो सबसे इंपॉर्टेंट धारा 4 सबसे बड़ा यही है, धारा 4। और इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर क्या है, विद्यालय एवं शिक्षक के यहाँ इसके अंदर किसके, विद्यालय एवं शिक्षक के यहाँ पे कर्तव्य है। और धारा 12 से लेकर धारा 28 तक इसके अंदर जिक्र है। धारा 5 के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा का, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम पूरा कराना, व उसको जो पाठ्यक्रम उसको पूरा किया जाना इसके अंदर दे रखा है। धारा 29 और 30 इसके अंदर आपके दे रखी है। धारा 6 के अंदर आप देखोगे कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं आप, किसकी, बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात करेंगे। और बाल अधिकार आयोग की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, 31 से लेकर 34 तक। और तो धारा 7 के अंदर आप देखोगे कि प्रक्रिया यानी अन्य बातें हैं, जिसके अंदर धारा 35 से लेकर धारा 38 तक दोस्तों आपके ये अध्याय 7 आपके अध्याय दे रखे हैं। धाराएं आपकी 38 दे रखी है, सर एक धारा और अभी हो चुकी है, 39 धारा हो चुकी है, ठीक है ना। लगभग ये मानता हूँ ये सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट है धारा 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा भी यही सबसे आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रहने वाला है। अब दोस्तों आगे चलते, सबसे पहले एक एक धारा को पढ़ते हैं, और धारा को पढ़ते हुए चीजों याद करते हुए सारे यहाँ पर अपन यहाँ पे चलते हैं। अध्याय 1 के अंदर दोस्तों देखेंगे प्रारंभिक परिचय है, धारा 1 से लेकर धारा 2। धारा 1 के अंदर क्या है, संक्षिप्त नाम दे रखा है, विस्तार दे रखा है, और आप देखोगे प्रारंभ दे रखा है। संक्षिप्त नाम, विस्तार, विस्तार कहाँ से आप देखोगे पूरे भारत में लागू है। कब प्रारंभ किया गया, तो आप देखोगे 1 अप्रैल 2010 से इसको प्रारंभ किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात रखने बात यह है कि इसके अंदर मदरसे व शैक्षिक जितनी भी पाठशाला है और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली जितनी भी शैक्षणिक संस्था है, उन पर ये लागू नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, मदरसे है, वैदिक पाठशाला है, और जो धार्मिक जो शिक्षा प्रदान करने वाले जितने भी शैक्षणिक संस्था होते हैं उन पर ये लागू नहीं होता है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद कर लेना है धारा 1 के अंदर। धारा 2 आती है। अब दोस्तों इसके अंदर परिभाषा दे रखी है कि कौन कौन सी इसके अंदर परिभाषा, धारा 2 के अंदर सबसे पहले समुचित सरकार है। अब समुचित सरकार कौन सी है भाई, समुचित सरकार नाम तो दे दिया, लेकिन सरकार है कौन सी। सरकार दोस्तों आप देखोगे केंद्र सरकार है, जैसे मान लो केंद्र में कौन है इस समय, मोदी गवर्नमेंट है, वो समुचित है। राज्य सरकार के अंदर कौन है, राजस्थान के अंदर, तो आप देखोगे भजन लाल सरकार है। स्थानीय सरकार की बात करेंगे, जैसे आप देखोगे नगर निगम है, ठीक है, नगर पालिका, ये सब की क्या होती है, सब स्थानीय सरकारें होती है। तो आप देखोगे समुचित सरकार ये आपके है। बालक 6 से 14 साल का बालक है, इसको 18 साल भी कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट असुविधाग्रस्त बालक। असुविधाग्रस्त बालक के अंदर कौन सा बालक आता है, जिसके अंदर आप देखोगे एससी का है, एसटी है, या सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं वो दोस्तों असुविधाग्रस्त बालक के अंदर आते हैं। दुर्बल बालक, दुर्बल बालक कौन से, इसकी परिभाषा दे रखी है कि वे बालक जिनके माता पिता की आय कितनी 2.5 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो दुर्बल वर्ग का बालक आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको याद करते हुए चलना है। आगे देखेंगे विद्यालय। विद्यालय के अंदर भी आप देखोगे सरकारी है, निजी है, अनुमोदित है, और खास श्रेणी के जो विद्यालय होते हैं वो सारे विद्यालय के अंदर आते हैं। स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम जो भी होते हैं सारे स्थानीय प्राधिकारी के अंदर होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के यहाँ पे जिक्र मिलता है। संरक्षक कौन होगा दोस्तों, दाना बालक जिसकी सुरक्षा के अंदर देख रेख में रहेगा वो दोस्तों उसका क्या होगा, संरक्षक आपका रहेगा। अधिसूचना है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षक आयोग की बात इसके अंदर की गई परिभाषा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा माता पिता की बात की गई है। खास श्रेणी के जैसे विद्यालय होते हैं कौन से, जैसे नवोदय विद्यालय, उसके अंदर इसके अंदर बात की गई है। विहित की बात की गई है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण की बात की गई है, अनुसूची की बात की गई है, और अनुवीक्षण प्रक्रिया ने एक प्रकार से प्रवेश प्रक्रिया के अंदर भी इसकी जो परिभाषा यहाँ पे दी गई दोस्तों, ये था। तो पहली धारा कौन सी है, संक्षिप्त नाम, लागू व विस्तार। लागू आप देखोगे कि 1 अप्रैल को लागू हो जाता है, ठीक है, और विस्तार आप देखोगे कि पूरे भारत में लागू है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है ना। सेकंड है धारा 2 यानी परिभाषा आपकी इसके अंदर दे रखी है। अब वो आर्टिकल आप देखोगे उसके बाद में सारा जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप चीजें देखोगे कि लागू हो चुकी है। धारा 2 अध्याय 2 की दोस्तों अपन बात करेंगे। अध्याय 2 के अंदर धारा 3 से लेकर धारा 5 तक का इसके अंदर जिक्र है। धारा 3 से लेकर धारा 5 तक का इसके अंदर जिक्र है। 3 दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या दे रखा है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। क्या दे रखा है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार दे रखा है। धारा 3 के अंदर सीधी सी बात है, 6 से 14 साल का बच्चा को क्या देंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे। कौन सी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। 6 से 14 साल का अगर बच्चा होगा उसको क्या देंगे, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देंगे। धारा 4 के अंदर आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया करवाएंगे। किसके आधार पर, आयु के आधार पर कक्षा में। जैसे अगर बच्चा 6 साल का बच्चा है तो कक्षा 1 के अंदर 7 साल का बच्चा है, कक्षा 2 के अंदर 8, अगर आयु उसकी 8 साल है तो कक्षा 3 के अंदर 9 साल का बच्चा है तो कक्षा 4 के अंदर, और 10 साल का बच्चा है तो कक्षा 5 के अंदर। दोस्तों ये आपको याद रखना, कुल मिलाकर की बात है, आयु के आधार पर इसके अंदर बच्चों के क्या कराएंगे, एडमिशन यहाँ पे करवाएंगे। नेक्स्ट है धारा 5। धारा 5 के अंदर दोस्तों टीसी, हाँ सीधी सी बात है, बच्चे को टीसी देने का अधिकार है। टीसी अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण करने का अधिकार यहाँ पे दे रखा है। अगर बच्चे ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली हो तो दे सकते हैं,
राज्य या अन्य राज्य से बाहर जाए तो भी दे सकते हैं, और अन्य कारण। कुल मिला के बाद दोस्तों ये है कि अगर टीसी देने यहाँ पे, स्थानांतरण देने यहाँ पे जरूरी है, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर यदि कोई टीसी जारी नहीं करता है तो उसके तुरंत सेवा से नियमों के विरुद्ध उस पर क्या कर सकते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी यहाँ पे की जाती है। तो ये है धारा 5। तो 5 धाराएं होती है कौन कौन सी, तो वापस देख लेते हैं 5 धाराएं कौन। सबसे पहले देखेंगे धारा 3 के अंदर 6 से 14 साल का अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देंगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 को। आयु के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया देंगे धारा 4 के अंदर, और धारा 5 के अंदर टीसी देने का आपके यहाँ पे अधिकार है। कौन सी धारा के अंदर, धारा 5 के अंदर। अब चलते हैं धारा आगे, अध्याय है, आप देखोगे अध्याय 3, अध्याय दे रखा है आपका 3। इसके अंदर समुचित सरकार है, स्थानीय प्राधिकारी है, और माता पिता के आपके इसके अंदर कर्तव्य दे रखे हैं। इसके अंदर दोस्तों धारा कौन सी है, धारा 6 से लेकर धारा 11 तक इसके अंदर आपका जिक्र है। अब बात करेंगे धारा 6 के अंदर है क्या, तो आप देखो कि धारा 6 के अंदर इसके अंदर क्या है, विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य किसका, विद्यालय को स्थापित कर क्या करेंगे, विद्यालय स्थापित। सीधी सी बात है, अगर स्कूल चलानी है तो पहले क्या होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए। अगर विद्यालय नहीं होगा तो काय की समुचित सरकार, काय की स्थानीय प्राधिकारी, और काय की आप देखोगे कि जितनी भी कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि सबसे पहले अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, धारा 6 के तहत विद्यालय स्थापित करना है, ये किसका कर्तव्य है, समुचित सरकार का और स्थानीय पदाधिकारी का, ये सबसे पहला कर्तव्य है। और स्कूल कहाँ कहाँ खोलेंगे, सबसे पहले 1 किलोमीटर तक तो पीएस स्कूल, और 2 किलोमीटर तक आप देखोगे यूपीएस स्कूल, 1 से 5 तक और 1 से 8 तक। दोस्तों ये आपका रहेगा। ये क्या है कि विद्यालय स्थापित, सबसे पहले क्या होगा, विद्यालय को क्या करना है, स्थापित करना है। धारा 6। धारा 7 सीधी सी बात है, विद्यालय स्थापित करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो पैसे क्या होगा सबसे धारा 7 के अंदर, तो 60-40 तो वर्तमान में है, 60 केंद्र सरकार, 40 राज्य सरकार, और पूर्व उत्तर में 90-10 का रेशियो। यानी कुल मिला की बात है, समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा का विषय आपके आता ही है, ठीक है ना, इसलिए आपके जो 60 और 40 का रेशियो है। सबसे पहले धारा 6 के अंदर स्कूल खोलेंगे, स्कूल में क्या चाहिए, स्कूल खोलने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा कौन देगा, वित्तीय प्रावधान दे रखा है। अब दोस्तों समुचित सरकार का क्या कर्तव्य है, धारा 8 के अंदर दे रखा है। धारा 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य आपके दे रखे हैं। और दोस्तों धारा 10 के अंदर आप देखोगे कि माता पिता के संरक्षक के कर्तव्य इसके अंदर आपके दे रखे हैं। संरक्षक वही होता है आप जो उसकी देखभाल, बच्चे की देखभाल यहाँ पे करता है। सबसे इंपोर्टेंट धारा 10। तो धारा 11 के अंदर आप देखोगे कि समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व, यानी एक प्रकार से प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का भी कर्तव्य इसके अंदर दे रहे हैं। यानी आयु 3 से 6 तक कौन सी, आंगनबाड़ी की व्यवस्था भी इसके अंदर आपके दे रखी है, ठीक है। तो धारा 11। अब ये दोस्तों अपनी पूरी कंप्लीटली धारा 11 यहाँ पे हो जाती है। हाँ, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं धारा 1 से लेकर धारा 11 तक। तो सबसे पहले धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम, परिभाषाएं और लागू, कब लागू करेंगे, ये धारा 1 के अंदर है। धारा 2 के अंदर परिभाषाएं आपकी दे रखी है। धारा 3 के अंदर 6 से 14 साल के जो बच्चा है उसको क्या करेंगे, निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएंगे। धारा 4 के अंदर आप देखोगे कि आयु के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया देंगे। धारा 5 के अंदर सीधी सी बात है, टीसी का स्थानांतरण कर सकते हैं बच्चे का, बिल्कुल। अगर कोई टीचर है, कोई सेवा देता नहीं है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। धारा आप देखोगे धारा 6 के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, विद्यालय स्थापित होना चाहिए। जब विद्यालय स्थापित हो जाएगा तो धारा 7 के अंदर क्या आ जाएगा, वित्तीय अनुपात आ जाएगा। धारा 7 वित्तीय अनुपात हो जाती है तो धारा 8 के अंदर आप देखोगे कि समुचित सरकार का कर्तव्य है। धारा 9 के अंदर आप देखोगे स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य है। धारा 10 के अंदर आप देखोगे कि माता पिता के संरक्षक का कर्तव्य है। और दोस्तों धारा 11 के अंदर आप देखोगे कि आंगनबाड़ी का जिक्र इसके अंदर आपको मिलता है। दोस्तों ये था अपना धारा 11 के अंदर, तो आप सब चीजें याद हो गई होगी धारा 11 तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं धारा 12 से लेकर धारा, सबसे बड़ा दोस्तों यही है, सबसे बड़ा अध्याय 4 के अंदर आप देखोगे सबसे बड़ा धारा 12 से लेकर धारा 28 तक, और सबसे बड़ा अध्याय यही है, कौन सा है, धारा अध्याय 4। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, विद्यालय और शिक्षकों के क्या है यहाँ पे कर्तव्य आपके क्या दे रखा है, विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य आपके यहाँ पे दे रखे हैं कि विद्यालय क्या कर्तव्य है और शिक्षक का आपके यहाँ पे क्या कर्तव्य है, ठीक है। शिक्षक पढ़ा रहा है, उसका कर्तव्य है तो पाठ्यक्रम भी उसको पूरा करना है, बच्चों को यहाँ पे पीटना नहीं है, ठीक है। विद्यालय के मानक दे रखे हैं इसके अंदर, प्रवेश प्रक्रिया करता है तो उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो तमाम जितने भी देखोगे इसके अंदर कर्तव्य दे रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही दे रखा है। तो धारा 12 से लेकर धारा 28 तक इसके अंदर पूरा आपको जिक्र है, यही आपको अच्छे से समझना है। यही अधिकतर आप देखोगे धारा, सबसे अधिकतर जो धारा है वो इसी के अंदर सबसे अधिकतर धारा आपके पूछता है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, याद करते हुए चलना है मेन चीजों को। चलते हैं तो सबसे पहले देखेंगे धारा 12। तो धारा 12 के अंदर देखोगे कि सबसे पहले सभी प्राइवेट स्कूलों को विद्यालय के कक्षा 1 से, कौन सी कक्षा, कक्षा 1 से कुल छात्रों की संख्या का कितने 25% सीटों पर जो है आपको एडमिशन लेना आपके अनिवार्य है।
क्या है, सभी प्राइवेट स्कूल को विद्यालय की कक्षा 1 से कुल छात्रों का 25% सीटों पर प्रवेश लेना आपके अनिवार्य है दोस्तों। धारा 12 के अंदर 25% सीटों का जिक्र है। अगर दुर्बल वर्ग का बालक है, सीधी बात है 2.5 लाख है, और असुविधाग्रस्त बालक इसके अंदर आप देखोगे कि SC ST जो जितने भी आते हैं वो सब आपके इसके अंदर ही आते हैं दोस्तों। ये 25% सीटों पर इसके अंदर आपको प्रवेश लेना आपके बिल्कुल ही आपके अनिवार्य रूप से है। फिर दोस्तों आता है धारा 13। धारा 13 के अंदर आप देखोगे प्रवेश के लिए सबसे पहले प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाएगी और प्रवेश परीक्षा का भी यहाँ पे नहीं होगा। प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति फीस नहीं लेगा और प्रवेश परीक्षा भी यहाँ पे नहीं होगी। अगर प्रति व्यक्ति फीस लेते हैं तो आप देखोगे कि बकायदा प्रति व्यक्ति फीस अधिक लेने पर, ठीक है, प्रवेश शुल्क से, तो प्रवेश शुल्क उससे 10 गुना तक राशि यहाँ पे जुर्माना यहाँ पे ली जाएगी। सेकंड, यदि प्रवेश परीक्षा लेते हैं, ठीक है, यदि यदि प्रवेश परीक्षा भी लेते हैं तो उस पर 25,000 का जुर्माना। तो आप देखोगे कि जो 9th है 10th उसको बकायदा लेते हैं, प्रवेश जो फीस लेते हैं उस बकायदा उसके अंदर लेते हैं, ठीक है, उसकी बकायदा उससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप, फिक्स है बिल्कुल कि आप इतने ही लोगे। क्योंकि जब मैं अभी 12th क्लास का मैं क्लास टीचर था तो मैंने प्रवेश परीक्षा जो है वो तो प्रवेश जो फीस होती है वो हमने ली थी, बकायदा उसकी रसीद काटी थी बकायदा। तो सीधी से अगर अधिक लेते हो तो अधिक लेने पर आपको 10 गुना की राशि यहाँ पे जुर्माना होगा। और कहने का मतलब तो अगर यदि प्रवेश परीक्षा भी आप लेते हो इस स्कूल के अंदर तो सीधी सी बात है 25,000 रुपये जुर्माना है। अगर आगे परीक्षा उसको आगे लेते हो तो आपको 50,000 रुपये का जुर्माना भी आपको यहाँ पे भरना जो है इस विद्यालय के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों धारा 14 के अंदर प्रवेश के लिए कोई आयु का सबूत नहीं देना है, ठीक है, प्रवेश के लिए क्या है, कोई आयु का आपको सबूत नहीं लिया जाएगा। फिर दोस्तों धारा 15 है। धारा 15 के अंदर सीधी सी बात है, बालक को प्रवेश से भी इनकार नहीं किया जाएगा। कि सीधी सी भाई ऐसे कुछ बालक होते हैं कि जुलाई का महीना आता है तो जुलाई के महीने निकल जाता है, उसके बाद बच्चा आता है, जुलाई अगस्त आता है, अगस्त में बच्चा आ सकता है, सितंबर तक भी बच्चा, कुछ डेट देते हैं कि आप इसके बाद भी आप ले सकते हो, ठीक है। कुछ चीजें होती है तय समय, कुल मिलाकर के बाद दोस्तों तय समय अवधि के बाद भी बालक को प्रवेश से नहीं यहाँ पे रोका जा सकता धारा 15 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे धारा 16। धारा 16 के अंदर सीधी सी बात है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक किसी बच्चे को फेल यहाँ पे नहीं करना। धारा 16 इजी सा है। धारा 17 के अंदर बच्चों को भाई पीटना वीटना नहीं है, इसमें शारीरिक दंड नहीं देने, मानसिक उत्पीड़न होना नहीं चाहिए कि किसी शिक्षक के द्वारा बच्चों को पीट दिया गया। तो सीधी सी बात धारा 17 के अंदर दे रखा है कि बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न या प्रतिच्छेद यहाँ पे क्लियर कह रखा है कि यहाँ पे बच्चे को शारीरिक शिक्षा दंड नहीं दिया जाएगा। हम दोस्तों खूब पिटे हुए हैं, ठीक है ना। हम तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर खूब मारते थे, डंडे से खूब मारते। हम तो डर लगता था दोस्तों उस समय तो, क्योंकि हम देखते हैं कि मुर्गा बनते थे बकायदा, और बकायदा हाथ आगे ऐसा कर करके हमारे टीचर मारते थे। तो चीजें थी, लेकिन अब RT एक्ट जब 2009 आया उसके बाद में क्लियर मना कर दिया गया कि बालक को शारीरिक दंड यहाँ पे नहीं देंगे। धारा 18 के अंदर विद्यालय की जो मान्यता है उसके प्राप्ति के संदर्भ में इसके अंदर जिक्र है कि विद्यालय की जो क्या मान्यता होनी चाहिए, क्या क्या आपकी चीजें होनी चाहिए, सब आपकी मान्यता के संदर्भ में दे रखा है। धारा 19 के अंदर दोस्तों विद्यालय के जो मानक है उसके आप देखोगे कि संदर्भ जो दे रखे हैं, विद्यालय के जो मानक है उसके अंदर जैसे 3 साल तक उनको भौतिक व मापदंड उसको पूरा करना है, टेबल कुर्सी का ध्यान रखना है, विद्यालय के अंदर ये चीज ये होनी चाहिए, ठीक है, इतने बोर्ड होने चाहिए, ठीक है। एक प्रकार से भौतिक व जो मानदंड होते हैं 3 साल तक पूरा करना इसके अंदर अनिवार्य रूप से है। ये आप दोस्तों ये चीज याद होनी चाहिए 20 के अंदर। और धारा 20 के अंदर दोस्तों RT एक्ट के द्वारा जो मानक दे रखे हैं उसके अंदर जो केंद्र सरकार इसमें क्या कर सकती है, संशोधन आपके यहाँ पे कर सकते हो। तो ये धारा 20 समझ में आ गया कि धारा 20 एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं धारा 20 तक। और धारा 12 से लेकर सबसे पहले धारा 12 के अंदर 25% सीटों पर अनिवार्य है प्रवेश परीक्षा, ठीक है। धारा 13 के अंदर प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति फीस, ठीक है, ली जाएगी नहीं ली जाएगी, लेकिन अगर अधिक लेते हैं तब उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा नहीं का भी नहीं जिक्र है इसके अंदर, प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। फिर धारा 14 के अंदर कोई आयु का सबूत देना नहीं है। धारा 15 के अंदर बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको बिल्कुल एडमिशन दिया जाएगा। धारा 16 के अंदर कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को नहीं फेल नहीं करना है। 17 के अंदर उसको पीटना वीटना नहीं है। धारा 18 के तहत जो विद्यालय के मान्यता प्राप्ति के संदर्भ में कौन कौन से विद्यालय को मान्यता मिलनी चाहिए, क्या उसका पैरामीटर रहता है, ये सब जिक्र है। फिर धारा 19 के अंदर विद्यालय के मानक के जो संदर्भ उसके भौतिक जो मानदंड इसके अंदर जिक्र है। फिर धारा 20 के अंदर दोस्तों है कि जो मानक दे रखे उसके अंदर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, संशोधन आपके यहाँ पे कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन आपके यहाँ पे कर सकती है। अब दोस्तों आगे चलते हैं धारा 21। धारा 21 के अंदर देखेंगे कि SMC किसका जिक्र है, SMC के गठन का जिक्र है इसके अंदर, विद्यालय प्रबंधन समिति। टोटल कितने मेंबर है, 16 इसके अंदर मेंबर है। अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक इसके अंदर अध्यक्ष होता है। सचिव कौन होता है, आप देखोगे संस्था प्रधान इसके सचिव आपके होता है। धारा 22 सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, विद्यालय विकास योजना का निर्माण होता है, यानी एक प्रकार संस्थागत योजना का इसके अंदर निर्माण आपके होता है। धारा 23
इसके अंदर शिक्षकों की योग्यता व अयोग्यता का उल्लेख है। भाई शिक्षक जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड की टीचर है तो उसकी क्या योग्यता है, तो एमए बीएड होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। सेकंड ग्रेड का टीचर है तो उसकी बीएड और आपकी स्नातक स्तर की होनी चाहिए। अध्यापक परीक्षा है उसकी क्या योग्यता है, वो कुल मिला के बाद दोस्तों ये है कि इसमें शिक्षक की योग्यता व अयोग्यता का उल्लेख इसमें धारा 23 के अंदर। धारा 24 के अंदर क्या है, कुल मिला के बात है कि शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। जैसे शिक्षक होगा वो बच्चे के पेरेंट्स से संपर्क रखेगा, ठीक है, नियमित उपस्थिति देखेगा, नियमितता देखेगा, और दोस्तों कुल मिला के बात है कि निर्धारित समय के अंदर भी क्या कराएगा, वो पाठ्यक्रम पूरा कराने का जिक्र भी किसके पास है, शिक्षक का ये कर्तव्य है, और शिकायतों को भी दूर करता है। तो बच्चों की शिकायत है उनको भी क्या करता है, दूर करता है, और पेरेंट्स से संपर्क स्थापित करेगा ताकि चीजें कोई आराम से, बच्चा आ रहा है, नियमित हो रहा है, नहीं हो रहा, नियमित उपस्थिति है नहीं है इसकी, और कहने का मतलब दोस्तों खुद का भी पाठ्यक्रम वहाँ पे तय समय पर यहाँ पे कराना जरूरत धारा 24 के तहत। फिर दोस्तों है नेक्स्ट धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर यही सबसे इंपॉर्टेंट दो छात्र संख्या 1 से 30 तक होगी तो शिक्षक 1 रहेगा, 31 से 60 तक होंगे तो भैया 2 रहेंगे, 61 से 90 तक रहेंगे 3 शिक्षक रहेंगे, और 90 से 120 तक रहेंगे तो 4 आपके शिक्षक यहाँ पे रहेंगे। अगर दोस्तों 200 से अधिक शिक्षक होने पर कितना हो जाएगा, 40 1, ठीक, कितने 200 से अधिक होने पर 40 1 के अंदर। अगर यूपीएस के अंदर 6 से कक्षा 6 यूपीएस की अगर बात करेंगे तो छात्र से कितने 35 1 रेशो आपके यहाँ पे रहता है। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे 150 से ज्यादा अधिक छात्र है तो आपके क्या रहेगा, 1 एचएम होगा, क्या होगा आपका 1 एचएम आ जाएगा। 150 से छात्र ऊपर होने पर 1 एचएम आपके यहाँ पे बन जाता। दोस्तों ये था आपका, समझ में आ गया होगा पूरा आपको, ठीक है। ये सब चीजें आपको सब चीजें आप याद हो गई होगी। आगे चलते हैं कि हाँ 26 के अंदर किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षक के पद यहाँ पे खाली नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, 10% से पद अधिक यहाँ पे खाली नहीं होने चाहिए, धारा 26 के तहत। धारा 27 के तहत शिक्षकों को गैर शैक्षिक प्रायोजनों के लिए भी यहाँ पे प्रतिषेध है। कुल मिला के बाद दोस्तों शिक्षकों को गैर शैक्षिक, जितने भी गैर शैक्षिक जो प्रायोजन उसके लिए प्रतिषेध है, लेकिन सरकार के द्वारा जनगणना, आपदा कार्य और निर्वाचन के अंदर सरकार इसके अंदर यहाँ पे इनको लगाई जा सकती है। फिर दोस्तों धारा 28 है, धारा 28 के तहत आप देखोगे शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन में यहाँ पे प्रतिषेध यहाँ पे आपके देख रहे दोस्तों। ये है टोटल 28 धारा है, तो चीजें समझ में आ गई होगी, 28 धाराएं याद होगी होगी। एक बार वापस से अपन देख लेते हैं धारा 28 तक, पूरा कंप्लीटली आपको चीजें वापस से याद हो जाएगी। तो वापस देखते हैं धारा 28 तक। हाँ, धारा 12 के अंदर 25% सीटों पर प्रवेश है। धारा 13 के अंदर नए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी, नहीं फीस ली जाएगी। प्रवेश के लिए आयु का सबूत नहीं लिया जाएगा। 14 के अंदर 15 के अंदर बालक को प्रवेश से क्या कर दिया जाएगा, इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। धारा 16 के अंदर रोकने व स्कूल से निष्कासन करने का प्रतिषेध, यानी एक से यानी एक उसको पीटने, उसको बाहर नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते। 17 के तहत शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। 18 में स्कूल मान्यता संबंधित चीजें हैं। 19 के अंदर मानक इसके अंदर विद्यालय के मानक दे रखा है। और दोस्तों धारा 20 के अंदर केंद्र सरकार इसके अंदर क्या कर सकती है, संशोधन यहाँ पे कर सकती है मानकों में आरटी एक्ट के द्वारा। फिर धारा 21 के अंदर एसएमसी का गठन है। धारा 22 के अंदर विद्यालय विकास योजना है। 23 के अंदर शिक्षक की योग्यता व अयोग्यता का जिक्र है। धारा 24 के अंदर शिक्षकों के कर्तव्य है। 25 के अंदर छात्र शिक्षक आपके अनुपात आपके दे रखा है। फिर धारा 26 के अंदर 10% ज्यादा पद इसके अंदर रिक्त नहीं होने चाहिए। और 27 के अंदर दोस्तों शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ अपवाद है, जनगणना, निर्वाचन और राष्ट्रीय आपदा। और 28 के अंदर प्राइवेट ट्यूशन उसको बिल्कुल भी नहीं कराए जा सकते। अब दोस्तों बात करेंगे आगे धारा, अपन देखते हैं धारा 5 अध्याय 5 और धारा 29 और 30। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना दोस्तों इसका मेन पर्पज है। और धारा 29 के अंदर पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में है। और राजस्थान में ये संस्था कौन सी काम करती है, तो RSCIT राजस्थान की संस्था ये काम करती है। तो दोस्तों है धारा 30। धारा 30 के अंदर आप देखोगे कि परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र देना जरूरी है। और कक्षा 1 से लेकर 8 तक पूरी होने तक किसी भी बालक को बोर्ड परीक्षा में बैठना आवश्यक यहाँ पे नहीं है। दोस्तों ये आपके दे रखा है धारा 30 के अंदर। फिर प्रारंभिक शिक्षा तक पूरी करने पर प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको दिया जाएगा। फिर दोस्तों आता है धारा अध्याय 6। अध्याय 6 के अंदर धारा 31 से 34 तक है। और इसके अंदर बालकों के अधिकारों का संरक्षण किसका है, बालकों के अधिकारों का इसके अंदर संरक्षण दे रखा है। धारा 31 के अंदर बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना है। 32 के अंदर बालकों की शिकायतों को क्या करना, निवारण करता है। कुल मिला के बाद दोस्तों अधिकारों का संरक्षण है। 33 के अंदर सलाहकार परिषद राष्ट्रीय है। और 34 के अंदर राज्य सलाहकार परिषद का गठन इसके अंदर आपको दे रखा है। दोस्तों ध्यान रखना, बालकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित ये आपकी सारी धाराएं आपके दे रखी है। दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके पक्के होने वाले हैं, ये फिक्स है। अगर ये
क्लास देख लोगे तो आपके आराम से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पक्के हो जाएँगे। बस चीज़ों को याद करते हुए यहाँ पे चलना है। आगे चलते हैं, अब आता है धारा अध्याय 7, धारा 35 से लेकर धारा 38। सबसे पहले धारा 35 से लेकर धारा 38 लास्ट अपने रह गया, उसके बाद में अपना ये टॉपिक हो जाएगा। आराम से आधे घंटे की अपनी क्लास है और धारा सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अधिकारी को निर्देश देने का अधिकार है 35 के अंदर, कर्मचारी के गलत व्यवहार पर शिकायत है। और दोस्तों धारा 36 में दर्ज जो जो शिकायत है, गलत व्यवहार पर अगर कोई शिकायत करता है तो शिकायत का भी निष्पक्ष जांच किसके अंदर की जाएगी, आप देखो धारा 36 के तहत धारा 37 के अंदर यहाँ पे की जाएगी। और दोस्तों लास्ट धारा है आरटी में परिवर्तन में लागू करने के समुचित सरकार का यहाँ पे अधिकार, आपके अधिकार है। यानी एक प्रकार से आरटी में अगर परिवर्तन करना है या इसको लागू करना है तो ये सारा किसका अधिकार है, समुचित सरकार का दोस्तों ये आपका अधिकार है। दोस्तों ये कंप्लीट आपकी 38 धारा कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों मैंने हाँ, दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, पीएस अगर स्कूल है तो वहाँ पे दिवस कितने हैं, 200 दिन होने चाहिए और घंटे आप देखोगे 800 घंटे आपके यहाँ पे होने चाहिए। यूपीएस स्कूल है तो उसके लिए 220 शिक्षण दिवस होने चाहिए और दोस्तों 1000 घंटे आपके यहाँ पे होने चाहिए। दोस्तों ये आपको याद रखना है, पीएस में 200, यूपीएस में 220, पीएस में घंटे 800 और यहाँ पे 1000 घंटे आपके यहाँ पे होने चाहिए। दोस्तों ये था अपना, हाँ, तो ये अपना कंप्लीट होता है धाराएँ, यानी एक प्रकार से दोस्तों अपने टॉपिक्स वापस अपने जो आरटी एक्ट है वो अपना यहाँ पे हो जाता है। तो मैंने आपको याद करवा दिया है, ठीक है? आरटी एक्ट 2009, ठीक है? और आपको दोस्तों 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल बस चीज़ों को याद करते हुए, समझते हुए और दोस्तों याद जितना आपको बार-बार बोलोगे ना तो आरटी एक्ट आपको याद हो जाएगा और बिल्कुल मैं मानता हूँ ये क्लास देख लोगे तो आपके 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएँगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में अपनी अगली क्लास मिलेंगे, इसके अंदर आप अपना रिवीजन ही आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।